नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण खोटे और आज हमारे साथ ज्ञानेश्वर प्रसाद जी हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले ज्ञानेश्वर प्रसाद जी पिछले एक लंबे अरसे से निरंतर सामाजिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करते रहे। फिर चाहे वो दलितों के साथ अत्याचार उत्पीड़न का मामला हो या महिलाओं के साथ गैर बराबरी का मामला हो। एक बहुत ही सामंतवादी क्षेत्र में रहने के बाद जहाँ की तमाम तरह की सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक भेदभाव हैं, गैर बराबरी है, उसके बीच में ज्ञानेश्वर प्रसाद पिछले 13-14 साल से उसको एक चुनौती की तरह लेते हुए निरंतर अपने स्तर से हस्तक्षेप करते रहे। आज हम ज्ञानेश्वर प्रसाद जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 10-12 साल के जो उनका सामाजिक कार्यकाज रहा, उसमें उन्होंने खुद किस तरह की चुनौतियों का सामना किया, आखिर उनको उनके हस्तक्षेप में किन मुद्दों पर कहाँ और कितनी सफलता मिली और वो निरंतर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। और उनसे इस पूरी बातचीत में हम उनके इस बांदा बुंदेलखंड के बांदा जिले के आसपास की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थितियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है ज्ञानेश्वर जी। धन्यवाद सर जी। तो थोड़ा सा बताइए किस तरह से आपका प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ। सर जी, जब मैं पढ़ाई पूरी कर चुका था, मैं जो है स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। करने के बाद मैं, क्योंकि मेरा कभी व्यक्तिगत जो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा और मैं प्रयास करता रहूंगा कि मैं हमेशा लीडरशिप में रहूं। उसके लिए मुझे चाहे जो भी प्रयत्न करना पड़े, चाहे जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करें, मैं करूंगा और मैं लीडरशिप में रहने के लिए प्रयत्न करता रहूंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं जिस परिवार से था, वो मेरा परिवार किसी भी तरह से आर्थिक तंगी के दायरे में नहीं आता था और मेरे परिवार में भी समनशाही व्यवस्था जो है पनप रही थी। उस समनशाही व्यवस्था को जब मैं अपने परिवार में देखता था तो मेरे अंदर से एक झकझोर आ जाती थी। उसका मतलब यह है कि आपको दो स्तर पे चीजों का सामना करना पड़ा। एक तो एक स्तर ये था जिसमें आपके अपने परिवार के अंदर एक प्रकार का सामंतवादी मानसिकता थी और दूसरे आप उस समाज के भी बीच में थे जो तमाम तरह से सामंती सोच या सामाजिक विकृतियों के शिकार समाज के बीच में थे और इन दोनों के प्रति आपके अंदर एक विचलन था, उसके प्रति विरोध था। तो जब ये मेरे अंदर एक विचलन मतलब पैदा हुआ कि यहाँ मेरे परिवार में खुद जो आर्थिक रूप से तंग है, रोजगार के लिए तंग है और मेरे परिवार के ही लोग उनको जो पीड़ा दे रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, तो मैं अपने परिवार से ही लड़ जाता था। तो मतलब सबसे पहले आपने अपने एक बगावत पैदा हुई, मेरे परिवार से बगावत पैदा हुई। अच्छा। कि मैं ये ना जुल्म अपने ऊपर सहूँगा, ना मैं किसी के ऊपर जुल्म सहने की मैं क्षमता नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं सच्चे रास्ते चलता था। मुझे एक अलग ढंग से काम करना होता था और मैं अन्याय खुद न करता था, न मैं किसी के अन्याय बर्दाश्त करता था। अच्छा। यही दौर चलता रहा। इसके बाद हमारी मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद हमारे पिताजी की सोच थी कि मेरा बेटा पढ़ा है और मेरी बहू भी पढ़ लिख जाए, अच्छी ग्रेजुएशन मिल जाए। उनका ये तर्क नहीं था कि मेरी बहू नौकरी करे या मेरा बेटा नौकरी करे। उनकी एक सोच थी और मुझको वहाँ तहसील से जिला मुख्यालय पे बहू की शिक्षा दिलाने के लिए हमें दोनों को भेज दिया और मैं जिला मुख्यालय पे आया। अपनी पत्नी का JIC बालिका राजकीय इंटर कॉलेज में एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद वो अध्ययन करने लगी। इसके बाद जब इंटर पास हो गई तो फिर मेरे पिताजी का रुझान बदला। रुझान बदलने के बाद जो है वो कहने लगे कि अब बेटा गांव वापस आ जाओ या बबेरू में रहो या आप गांव में रहो। मैंने कहा पिताजी अब तो खैर मैं वहाँ से बच चुका हूँ, वहाँ कुछ मुझे अच्छा लगने लगा है, इस तरह से मैं बांदा नहीं आऊँगी। और अभी उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, अभी तो इंटर किया है और आपकी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी अब वो स्नातक करें। इस बीच उनके मन मुताबिक जब पिताजी के न चल सका
तो मुझे एक तरह से मुझसे भी बगावत कर बैठे पिताजी। अच्छा। ये बगावत कर, ठीक है तुम अपनी मर्जी का कर रहे हो तो करो, ना मुझसे कोई आर्थिक सपोर्ट पाओगे, ना जो है खाद्यान्न संबंधी सपोर्ट पाओगे। अच्छा। तो मेरे लड़कपन भी था, तो मुझे एक ही चीज़ सूझी कि पिताजी मैं आपसे पैसा तो आप देने के लिए मना ही कर दिया है, तो मैं अब आपके पैसे में तो खैर मैं अपना जीविका खुद चलाऊंगा, फिर आपकी मैं शोहरत में भी रहने का प्रयास नहीं करूँगा। जो आप तो मतलब आपने पूर्ण रूप से पिताजी के वर्चस्व से हाँ, अपने आप मैंने को कहा बाहर कर लिया। मैं अपनी नई दुनिया बनाऊंगा और जो भी मैं कमाऊंगा उससे हम जीविका करेंगे और आपकी बहू को भी शिक्षा पूरी करवाऊंगा। और मैं अपने जो भी दिनचर्या के वर्क मुझे मिलते थे जिससे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था वो मैं करने लगा, और अपना अलग व्यवहार, यहाँ तक कि मेरे पिताजी के जहाँ जहाँ संबंधी थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, मैं उनको भी वॉकआउट कर दिया, उनके यहाँ भी मैं न जाने लगा। और मैं अपने अलग ढंग से अपने नए दोस्त बनाया, अपनी नई पहचान बनाई, और उन्हीं पहचानों के तहत जो मुझसे उस समय सूझ पड़ता था मैं काम करने लगता था। फिर मैं जो व्यक्ति पीड़ित होता था मैं उसकी हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता था। मैं सफल हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ ये मेरा इस उद्देश्य प्रक्रिया में सामाजिक मुद्दों के साथ आपका संबंध कैसे बना? अब इसी मैं मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, वो संगठनों के माध्यम से, मैं संगठनों का नाम भी नहीं जानता था, न संगठनों के संबंध में जानते थे, तो उनको एक महिलाओं के संबंध में काम करने का एक विदेशी संस्था थी, उसका नाम था मैसवा। तो वो कहने लगे कि यार भाई ऐसा करो कि आ जाओ तो इसमें काम करो और कुछ थोड़ा बहुत पैसे मिलेंगे और जो है आपके मतलब की चीज़। तो मैं उससे बांधा है। मतलब की चीज का मतलब वो लोग ये जानते थे कि आपको सामाजिक मुद्दों पे काम करने का शौक यानी उत्पीड़न के प्रति ज्यादा काम करने के लिए रुचि रखते हैं। तो और वो भी उत्पीड़न का ही सवाल था, उन्होंने अपने ढंग से समझाया। और मैं मतलब जो एक शुरू से बातचीत चल रही थी कि अन्याय के खिलाफ आप अपने आप को खड़ा करना चाहते थे, उसका एक मौका आपके पास आ गया, मेरे पास आ गया और चल के आया। तो जब मुझे उन्होंने समझाया कि जो महिला, चाहे मजदूर की महिला हो या मीडियम क्वालिटी की महिला हो या अधिकारी कर्मचारी की महिला हो या किसी जिम्मेदार घराने की महिला हो, महिलाओं का जो एक मजदूर की महिला के साथ उत्पीड़न होता है उसी एक जिम्मेदार की महिला के साथ भी उत्पीड़न होता है। महिलाओं का एक ही तरह का उत्पीड़न है, अलग अलग नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से मुझे अपने आप में कन्विंस किया और मैं तैयार हो गया। तो उस समय मैसवा जो थी पूरे उत्तर प्रदेश के 39 जिले में 16 दिवसीय कंप्लेन चला रही थी। और उस कंप्लेन जब चला रही थी तो कंप्लेन मेरी क्योंकि नई रुचि थी और मैं यहाँ पहले से अपने जिस मोहल्ले में रह रहा था तो गरीबों के साथ जुड़ा रहता था। कोई किसी को सताता है, चाहे उसके परिवार वाले सता रहे हों या पड़ोसी सता रहा हो या जहाँ जो गरीब आदमी जहाँ वर्क करते हैं या वहाँ के लोग सता रहे हों, तो जो मुझसे जितना बन पाता था मैं उनकी लड़ाई के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा हो जाता था। तो उनका मेरे प्रति एक अच्छा लगाव रहा। और ये मेरे साथी के द्वारा एक महिलाओं के मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए एक कंप्लेन मिल गया। मैंने ईमानदारी से उस कंप्लेन को शुरू कराया। जब शुरू कराया तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो जिले मुख्यालय से कैंडल मार्च से हुई थी। तो कैंडल मार्च मैंने 6:30 से महिलाओं को लेके शहर के आधे इलाके में कैंडल मार्च भ्रमण कराया और कैंडल मार्च निकली, दूसरे दिन से गांव-गांव में कंप्लेन चलने लगा। मतलब पहले ही समय में जी कैंपेन का मतलब अभियान शुरू हुआ। आपने पहले ही कोशिश में लगभग 650 महिलाएं, 300-400 पुरुषों को जोड़ करके एक बड़ा अभियान कैंपेन शुरुआत की जी जो कैंडल मार्च के रूप में शुरू हुआ। और फिर हम गांव-गांव जा करके जागरूकता अभियान किया और अभियान के तहत 16वें दिन यहाँ बांदा मुख्यालय पर समापन हुआ। मैं जहाँ हम रह रहे थे वो एक 22 फुट अच्छी लंबी चौड़ी रास्ता थी, उसमें लगभग 12-13 से महिलाओं के साथ समापन किया गया। अरे और जब समापन हुआ तब टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था कि जो यूपी में 39 जिले में कार्यक्रम चल रहा था वो बांदा का नंबर 1 का कार्यक्रम था। इससे ज़्यादा कंप्लेन में कभी भी समापन पूरे 39 जिले में महिलाएं नहीं थी। मुझको प्रेजेंटेशन करने के लिए तीसरे दिन लखनऊ बुलाया जाता है। वहाँ जो महिला मैसवा की जो अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन थी वो भी लखनऊ आई हुई थी।
और जो उस जो कार्यक्रम को जो हैंडल कर रहे थे वो थे महेंद्र शुक्ला जी थे। वो चित्रकूट जो उस समय चित्रकूट जनपद अलग नहीं हुआ था, अब चित्रकूट जनपद अलग हो गया है। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया और कोऑपरेट भी किया। कोऑपरेट करने के बाद मेरा कार्यक्रम सफल हुआ। मुझे ज़्यादा प्रेजेंटेशन का तो अनुभव नहीं था, तो मैं जिस तरह से पूरे कंप्लेन को चलाया, कैंडल मार्च से लेकर समापन तक पूरी कहानी के रूप में मैंने उन्हें बताया। पूरे यही विधानसभा के सामने जो है पूरे 39 जिले के लोग आए थे, अपनी अपनी बात जैसे कंप्लेन चलाया, तो मैं तो एक कहानी की तरह पूरे कार्यक्रम को बता दिया। अच्छा। तो जो मैसवा के जो अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन थी, वहीं जो है एक सबसे जब खत्म हुआ कार्यक्रम और मुझे बुला कहा कि आपका वर्क पूरे 39 जिले में वेरी गुड। अच्छा। वहाँ से मुझे थोड़ा सा मेरा हौसला बुलंद हुआ। ज्ञानेश्वर जी, एक शानदार कैंडल मार्च, महिलाओं के एक बड़े जामवाड़े, गोलबंदी को लेकर के, महिलाओं के मुद्दों को लेकर के आपने अपने सामाजिक जीवन को, सामाजिक हस्तक्षेप को शुरू किया जी, है नहीं। और ये शुरू करने के साथ ही जो एक बड़ी बात रही कि उसमें जो आपको सफलता मिली कि एक सफल आयोजन किया जिसमें बड़ी तादाद में महिलाओं की, सभी वर्गों की महिलाओं की शिरकत रही और वहाँ से आपका सामाजिक कामकाज शुरू हो गया। इसके बाद आपने अपने क्षेत्र को किस तरह देखा और वहाँ पे किस तरह के हस्तक्षेप किए? इसके बाद हम उसी ट्रेन से बांदा जिला आ रहे थे, तो बांदा के कुछ साथी लखनऊ गए हुए थे और वो भी एक संगठन की बैठक में शिरकत किया था उन्होंने। और जब वो कहीं ना कहीं हमारे संबंधी के पहचान वाले थे, उनसे मुलाकात हुई और मेरा एक दूसरे से आप कहाँ आए, कैसे आए, तो उन्होंने कहा यार आप इतना अच्छा भैया काम कर लेते हो तो हमारे साथ जुड़ के काम करो। तो उन्होंने फिर उनका एक यहाँ जहाँ वो महीने को बैठते थे बदौसा में, तो उस संगठन एक मंच था डायनेमिक एक्शन ग्रुप यानी डग प्रदेश स्तर में, वो भी 39 जिले में संचालित हो रहा था। उन्होंने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद अपनी एक एक बात मुझसे बताई कि ये संगठन ऐसा है, ये फंडिंग एजेंसी होती है, ये गरीबों के लड़ाई लड़ती है, चाहे ये उत्पीड़न की लड़ाई हो, चाहे जमीन की लड़ाई हो, चाहे आपने कभी किसी दलितों पे होने वाले अत्याचार की किसी घटना का कोई हस्तक्षेप किया? जी जी, ऐसी किसी घटना का जिक्र बताएं? जी बिल्कुल बताऊंगा। तो उसी दौरान जब मैं वहाँ जुड़ा और उन्होंने कहा कि हम आपकी हर तरह से सपोर्ट करेंगे, आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करेंगे, लोगों के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों की यहाँ से हम लखनऊ तक सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा मेरी और इच्छा बढ़ी कि चलो इनके साथ हम जुड़ते हैं और काम करते हैं। फिर उन्होंने जो SC/ST के केस होते हैं, पर्टिकुलर जो मतलब SC/ST के केस के जो उनके लिए अलग से जो धाराएं निश्चित की गई, IPC में जो उनको जगह दी गई है, SC/ST एक्ट के बारे में मुझे बताया। और एक्ट के बारे में जैसे जो घटना होती थी तो मुझे लिवा जाते थे और मुझे और अच्छा लगता था। वो चाहे जमीन के सवाल को, चाहे बलात्कार के सवाल को लेकर के हो, चाहे और मारपीट की बात हो। मतलब दलितों के मुद्दों को लेकर के दो पक्ष थे, एक तो उनका अधिकार का मामला जी, और दूसरा ये था कि उनके साथ जातिगत कारणों से जो भेदभाव और अत्याचार होता था, इन दोनों पे आप लोग हस्तक्षेप करते थे। दूसरी बात ये थी कि अब क्योंकि मैं भी एक भले ही थोड़ा सा आर्थिक रूप से मेरा परिवार या हम गरीबी नहीं देखे थे, पर जब मैं काम करने के लिए निकला तो मैंने देखा कि यहाँ तो बड़ी असमंजसता है। यहाँ लोग रोजी रोटी के लिए सारी यातनाएं सह रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ, वैक्स बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार भी होते हैं। सामंतशाही लोग उनको काम पे मारते भी हैं, मजदूरी भी नहीं देते। तो मेरी रुचि और बढ़ गई। जब रुचि बढ़ गई तो मैंने बलात्कार पे भी फैक्ट फाइंडिंग किया। बलात्कार की अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के उनकी कोर्ट तक की पैरवी किया। इसी बीच मेरा और संगठन के जो लीडर्स थे उनको मेरा काम अच्छा लगा उन्हें, और मैं ईमानदारी से लगभग जो है 3-4 ब्लॉकों में अपने समूह के साथ बढ़ता चला गया। जब बढ़ता चला गया, अच्छा लगा मुझे, बढ़ता चला गया।
पलट के भी मैंने नहीं देखा। मेरे साथ तमाम संस्था के प्रदेश स्तरीय लीडर, राष्ट्र स्तरीय लीडर और जो विदेशी संस्थाएं वो भी हमें मुझको देख के, मेरे काम को देख के मुझे प्रोत्साहन करने लगे। ये बताइए, इस पूरे कामकाज में क्या कभी आपके साथ जी कोई जातिगत भेदभाव की कोई घटना हुई क्या? नहीं, व्यक्तिगत मेरे जातिगत घटना नहीं घटी है, बशर्ते मुझे एक अनुभव हुआ कि जातिगत घटना जात महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने देखा कि यहाँ इस देश में या हमारे यहाँ या और कहीं भी अर्थ महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर आर्थिक संपन्नता है तो वो अंदरूनी भेदभाव रखते हैं, ओपन भेदभाव नहीं करती है। और जिसके अंदर आर्थिक मजबूती नहीं है वो अंदरूनी तो है ही है, पे ओपनली भेदभाव भी होता है। ऐसा माना जाता है आपका ये जो बुंदेलखंड का इलाका है जिसके केंद्र में बांदा जिला है, जी जी और ये बहुत ही सामंतशाही क्षेत्र रहा है जी। इसका जो एक इतिहास रहा है कि तमाम तरह के उत्पीड़न के शिकार होने के बाद तमाम तरह के दस्यु जी डाकू लोग डाकू बने हैं जी अपने साथ होने वाले उत्पीड़न अत्याचार के जी खिलाफ। तो ये इस तरह से पता लगता है इस क्षेत्र में जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न और अत्याचार बहुत है। क्या इस स्थिति में आज कुछ बदलाव आया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बदलाव आया है। वही, क्योंकि लोग बदलते, उत्पीड़न नहीं बदला, आज भी वही उत्पीड़न है। क्योंकि उस समय हम जब देखा करते थे, जिस समय माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सपा की गवर्नमेंट थी, उस समय जो जिला मुख्यालय से मैंने उत्पीड़न की एक जो रजिस्टर्ड सूची निकलवाई थी, तो उस समय 8-8.5 लोगों की रजिस्टर्ड सूची निकलवाई थी उत्पीड़न की। और इसके बाद जब नेक्स्ट सरकार आई तो वही सूची दोबारा, जब नेक्स्ट सरकार में अब अगले साल हम निकलवाते हैं तो वो 16 से बढ़ के जाती है। तो वो ये एक प्रकार का ये इंडिकेट कर रहा है जी कि दलितों के साथ इस क्षेत्र में अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि दावा ये भी था कि देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है, इसका कोई, और लगभग आज भी हम देखें, अभी हमने यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा है यहाँ बुंदेलखंड में, क्योंकि ये सूखाग्रस्त इलाका है, पठारी एरिया है और पूर्ण रूप से यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो कृषि योग्य नहीं है, जंगलात एरिया लगता है। तो एक तो वर्षा पे डिपेंड है यहाँ की फसलें, प्राकृतिक जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ज़्यादातर यहाँ सूखा का माहौल रहता है। पैदावार रोज को रोज घट रही, आबादी बढ़ रही है, पैदावार घट रही है, प्रकृति साथ नहीं दे रहे हैं। कृषि में पैदावार करने के लिए संसाधनों का अभाव है। अब जब संसाधनों का अभाव है, रोजगार का अभाव है, तो लोग यहाँ जीविका के लिए परेशान हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हम लोग निरंतर देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में कि आर्थिक स्थिति, खासतौर पे यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थितियाँ बहुत ही खराब है, और विकास की प्रक्रिया में जिस तरह से देश की जो विकास प्रक्रिया है उसमें बुंदेलखंड कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया है। आपको क्या, और खासतौर पे उसके जो बहुत दबे कुचले समाज, उनकी स्थिति तो बहुत ही खराब है, उसको आप कैसे बताना चाहेंगे? तो मैं तो उसको इस तरह से बताना चाहूँगा कि जो पहले पूंजीवादी व्यवस्था में जो आज से 50 साल पहले जो सामंतशाही था, आज भी वही सामंतशाही है। तो समय बढ़ रहा है और उत्पीड़न आज भी बराबर लगातार जारी है। जो राजनीतिक थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उस राजनीतिक बदलाव के चलते बदलाव तो हो गया, किंतु लोगों का जो राजनीतिक लोगों को यहाँ के मजदूर को लेकर के सत्ता परिवर्तन तो कर लिया, फिर उनके काम के इजाफा के लिए कोई भी सरकार कभी पहल नहीं किया है। जहाँ तक मेरा मानना है, ग्रास रूट में देखने के बाद जो है, चाहे वो जो छोटे छोटे घटक आए हैं, कई बार उनको यहाँ के जनता के द्वारा अवसर दिया गया, वो सरकार बना लिया, फिर उनकी जीविका के लिए कोई सरकार किसी भी तरह का आज तक पहल नहीं किया है। जब पहल नहीं किया है तो जीविका को लेकर के पूरे परिवार सहित पलायन करने के लिए मजबूर भी हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि पिछले 12-14 साल का जो आपका सामाजिक कार्य रहा,
जी। इसमें आप अपनी सबसे बड़ी सफलता क्या देखते हैं? मेरी सबसे बड़ी सफलता तो ये है कि मैं जिस क्षेत्र में जहाँ भी हम काम कर रहे हैं तो उनको मेरा काम पसंद है और वो मुझे एकजुट होकर के सपोर्ट करते हैं और मैं उनके लिए जो भी प्रयास होता है मैं निरंतर करता रहता हूँ और सपोर्ट में उनकी कोई कमी नहीं है और कुछ हद तक मैं अपने साथियों के लिए वो चाहे जिस तरह का उनको उत्पीड़न रहा हो मैं उनको आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं और खड़े इसलिए हैं कि मैं उनको उनके उत्पीड़न का हिस्सा भी बना हूँ और उनको राहत भी दिला रहा हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब आप अपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने भूमिका जो अपने लिए तय की जी और उसमें आपको एक व्यापक सफलता भी मिली जी जी और आपने इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं को भी स्थापित कर लिया। जी ऐसे समय में आपके परिवार के लोगों का आपके प्रति क्या वो रहा रिस्पॉन्स रहा? जो मेरे परिवार के या मेरे संबंधियों का जो रवैया पहले था शुरुआत का था आज वो रवैया नॉर्मल हो गया है और आज वो जिस तरह से पहले मुझे चाहते थे जब मैं परिवार से अलग नहीं हुआ था आज भी वो मुझको उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं और वही उसी तरह की मोहब्बत और मानवता मुझे आज भी दे रहे हैं। अच्छा, आपने एक स्कूल भी आपने स्थापित किया जिसमें बहुत दबे कुचले वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल का आइडिया कहाँ से आ गया? हमारे फादर इल्ला के एक बहुत अच्छे मित्र थे, मोहम्मद थे। वो संस्थाओं कई विद्यालयों का संचालन करना था तो मेरे फादर इल्ला के पास वो आते जाते थे और मैं भी उनके अपने फादर इल्ला के साथ बैठता था और वो मेरी भावनाओं को देखा करते थे तो उन्होंने सुझाव दिया कि अच्छा उनके एक तो सबसे बड़ी बात थी कि उनके बेटियां थी, 2-3 बेटियां थी, उनके बेटा कोई नहीं था। तो मैं आज ही उनको जो मुझसे हो सकता था तो बेटे की तरह का मैं उनके साथ बर्ताव करता था। हो सकता है कि मेरा वो बर्ताव उन्हें अच्छा लगा तो मुझे और मेरे फादर इल्ला को से कहा कि इस बेटे को आप एक विद्यालय डलवा दीजिए और विद्यालय जब डलवा देंगे तो ये परमानेंट अपनी एक कहीं भी कुछ करे एक इनका जीविका के लिए एक निश्चित तय हो जाएगा कि नहीं इतना हमें आएगा ही आएगा। तो अब मैं इसके बाद मैं उस समय एक LIC का छोटा मोटा कार्यकर्ता भी हो गया तो वहाँ से मेरी आर्थिक थोड़ा सा अर्निंग भी आने लगी। फिर मेरे फादर इल्ला का सपोर्ट मिल गया। फिर उनका भी जो हमारे फादर इल्ला के डॉक्टर नईमुद्दीन नाम था उनका तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, समिति बनी और प्रशासनिक स्तर पे जो कार्रवाई होती है वो सरलता सुगमता से मुझे परेशान नहीं होना पड़ा। उन्होंने सुगमता से करा लिया और मेरा एक विद्यालय स्थापित हो गया। तब तक मेरी घरवाली की जो स्नातक की शिक्षा थी वो भी पूरी हो गई तो मैंने अपनी पत्नी को जो है विद्यालय में स्थापित किया कि आप यहाँ पढ़ाओ, बच्चों के साथ रहोगे, आपका टाइम कटेगा और थोड़ी बहुत अर्निंग होगी। हम कहीं भी क्या कर रहे हैं सामाजिक काम, कम से यह है कि शाम के जो भी होगा जीविका के लिए कुछ तो साधन बन जाएगा हमारा। इस तरह से हम एक अपना परमानेंट जीविका के लिए विद्यालय की अपने फादर इल्ला के सपोर्ट से एक विद्यालय की स्थापना करवाई। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपकी समाज के लिए जो काम करने की भावना थी जी वो उतनी ही मजबूत बनी रही। जी आपने एक विद्यालय स्थापित किया, उसमें दबे कुचले वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं, आपकी पत्नी उसका पूरा प्रबंधन देखती है और वो एक सफल प्रयोग रहा। वो मेरा सफल प्रयोग रहा, आज भी सफल है। और उसके बावजूद आपकी जो सामाजिक क्षेत्र में निरंतर काम करने की जो इच्छा शक्ति थी वो और प्रबल हो और उसके बाद आप जो पलायन कर रहे परिवार होते हैं जी उनकी बच्चियों के साथ जो बाल विवाह का एक परेशानी पैदा हो का मुद्दा है। अभी आप बाल विवाह के खिलाफ एक पूरा अभियान चला रहे हैं। अब एक थोड़ा सा रुकेगा। इसके बाद जो है मुझको ऐसा सूझा तो मैं अपने साथियों के साथ कुछ चिन्हित ब्लॉकों में 1-2 ब्लॉक में हमने सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के बाद जो प्रत्येक ब्लॉक से मैंने 20 गांव का सर्वे करवाया तो जो 20 गांव का डाटा निकल के आया सर्वे का
उससे एक मैंने पूरे जिले का आंकड़ा निकला कि मेरे जिले से जो जीविका के लिए लगभग 2-2.5 लाख परिवार प्रतिवर्ष 8 महीने के लिए पलायन करता है। और उस पलायन करने के बाद उनकी क्या स्थिति बनती है, एक तो वो शारीरिक रूप से जो है कमज़ोर हो रहे हैं, तमाम बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, और जो अगला जिससे हमारा जिला, गांव और परिवार जो सुरक्षित होता है, शैक्षणिक हमारे इस पलायन परिवार के जो बच्चे हैं वो शैक्षणिक रूप से जो है निरंतर पीछे जा रहे हैं। और जीविका में जब तक रहते हैं तब तक जीविकापार्जन होता है। आप कहना चाह रहे हैं कि पलायन, जो परिवार पलायन के शिकार हो रहे हैं जी, उनके बच्चे भी शिक्षा से वंचित होते चले जा रहे हैं लगातार निरंतर। और फिर उसी बीच में थोड़ी सी और रुचि बढ़ी, तो जो पलायन पे या जो उत्पीड़न के लोगों को निरंतर जो लड़ाई लड़ते हैं उनसे भी मैंने संपर्क बनाया। तो जब संपर्क बनाने के बाद मुझे एक भारत के बहुत महान शख्सियत थे स्वामी अग्निवेश जी, तो उन किसी तरह से उनके साथ जो काम कर रहे थे तो उनसे फिर मुझे काम करने का एक अवसर मिल गया। जब अवसर मिला और मैं पूरे मुद्दों पे उनको मीटिंग हुई, समझने के बाद जो हम वर्तमान में जो एक अभियान मई के महीने से ये अभियान शुरू हुआ, तो सबसे पहले हमने बाल मजदूरी पे जो है गांव-गांव जा कर के अभियान, तो अब जब बाल मजदूरी पे हमने अभियान चलाया तो उसमें जो नाबालिग बच्चों से परिवार की सहमत से जो बच्चा काम कर रहा है या गैर सहमत से काम कर रहा है, तो गांव-गांव पे उन परिवारों को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद उनके परिवारजनों से मिल करके उन बच्चों को जुलाई में जो है हम विद्यालय में प्रवेश भी दिलवाए। कितने बच्चों को आपने प्रवेश दिलाया? मैं अपने जरिए के माध्यम से मैं 10-12 बच्चों को जो है जो होटलों में काम करते थे, गैरेज में काम करते थे, और कुछ बच्चे कबाड़ बीनने वाले थे, उन 10-12 बच्चों को मैंने जुलाई में एडमिशन करवा दिया और वो बच्चे अभी भी पढ़ने जाते हैं। मतलब मई से आपने अभियान में शामिल हुए? जी। और जुलाई में आपने 10-12 बच्चों को एडमिशन करवा दिया, मतलब 2 महीने के बाद। अब इसके बाद बाल विवाह आता है, तो फिर बाल विवाह में लग गए। तो लगभग आज भी, क्योंकि मई से शुरू हुआ, जिसमें से 50% जो है शादी ब्याह मजदूर तबके के जो लोग थे तो कर चुके थे। इसके बाद भी जो है हम गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं, तब तक अभी भी 1-2 केस हमें ऐसे निकल के आए हैं कि इन साल भी बाल विवाह हुए हैं, और बाल विवाह होने के बाद भी वो जिनके जहाँ शादियाँ बच्ची की गई हैं वो अब रखने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये सबसे बड़ा ये कहीं ना कहीं उस पलायन का हिस्सा है। अच्छा। इसलिए हिस्सा है कि जो आदमी काम के लिए बांदा जिले से 2-2.5 लाख मजदूर पलायन करता है, तो अब उसकी बेटी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रह पा रहा, तो अपनी बेटी को कैसे सुरक्षित रहेगा? तो उस सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए वो बाल विवाह करने के लिए मजबूर है। कोई शौकीन बाल विवाह नहीं कर रहा, क्योंकि उसको सुरक्षा चाहिए। अब वो एक पिता के सामने अगर उनके बच्चों का शोषण हो, चाहे यौन शोषण हो, चाहे बाल मजदूरी को लेकर के शोषण हो, तो कोई भी पिता बर्दाश्त नहीं करता है। तो बजाय बच्चों को सुरक्षित अपने पास रखने के लोगों ने एक तरीका निकाल लिया कि यदि पलायन करने जाना ही है, हाँ, तो बच्चों की कम उम्र में ही शादी करके एक जिम्मेदारी निर्वहन कर ले, तो जिससे ये अपने ससुराल में एक सुरक्षित रहेगी। एक उनका एक दिमाग ये आया। लेकिन बाल विवाह करने से बच्ची किस तरह से बहुआयामी किस्म से उसका शोषण होगा, ये पक्ष उन लोगों को समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। जबकि वो वहां भी ससुराल जा करके उसके साथ शोषण बढ़ रहा है। आपने ऐसा ही एक किस्सा कल ही मुझे बताया था, जिसमें एक बच्ची का बाल विवाह हुआ, उसके बाद उसको बेच दिया गया। थोड़ा सा उसके बारे में। तो वो तो अपहरण का किस्सा है सर, वो बाल विवाह नहीं हुआ है, वो अपहरण का किस्सा है। यहाँ बांदा जिले में फतेहगंज थाना है, तो वहाँ से नाबालिग बच्ची को दिन के जो है समंतशाही लोग अगवा कर ले जाते हैं, और वो
किसी अपना पहले स्वयं थाने जाता रहा। जानने के बाद मेरे एक मित्र हैं, वो उसी इलाके में काम करते हैं, उनके द्वारा मुझे सूचना मिली। मैं यहाँ के जिला पुलिस कमांडेंट से भी मिला, सीओ से मिला, और वहाँ से मिलने के बाद हमें कोई राहत नहीं मिला। तो जो मंडल अधिकारी है पुलिस विभाग का, जिसको उप महानिदेशक कहते हैं, उनसे मिला और उनकी मेरी आधा घंटे तक वार्तालाप हुई। और जो उनके पास तक जो सूचना दी गई थी उनके अधीनस्थ दरोगा या सीओ से, वो गलत ढंग से सूचना दी गई थी कि वो लड़की अपहरण नहीं की गई, वो लड़की भागी है। और उनका मेरा आधा घंटे का विवाद रहा। आधा घंटे के विवाद में उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उस लड़की को अपने विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को सूचित किया, या भागी हो या अपने मन से भाग गई हो या अगवा की हो, मुझको किसी भी कंडीशन में वो लड़की चाहिए। कहाँ है ये आप निकालो। प्रशासन ने अपनी हिसाब से प्रयास किया और वो लड़की झांसी में पकड़ी गई। जब तक वहाँ के लोग जिनके पास लड़की थी, जब उनको सूचना मिली कि प्रशासन हम तक पहुँचने वाला है, तो उन्होंने उठा के जो है छतरपुर में भेज दिया। अच्छा। और जब इसके बाद जब प्रशासन वहाँ पहुँचा तो छतरपुर से उठा के जो है पन्ना में भेज दी गई, और पन्ना से लड़की बरामद की गई। और वो बेचने वाले अलग अलग लोग थे, और उन बेचने मतलब ये जो बार बार लड़की को एक जगह से दूसरी जगह लड़की को भेजा गया, जी तो उससे भेजा नहीं गया बल्कि उसे बार बार बेचा गया, बलात्कार हुआ, बेचा गया। और जो खरीदने वालों की जो एक उम्र थी, वो सबकी लगभग 50 वर्ष से ऊपर थी। अच्छा। सबसे एक अहम बात है। और वो उन 53 क्या ये सभी लोग गिरफ्तार हुए बात में? जी, गिरफ्तार हो गए। उनके नाम, तीनों के नाम जो है FIR हो गई है और गिरफ्तार हो गए हैं। और उनका जो अब एक रवैया चल रहा है प्रशासन, जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का, अब उस केस को लिंगरान करके कंप्रोमाइज की ओर ढकेल रहे हैं। अभी मेरे परसों के दिन की बात है, मेरे एक साथी हैं, पत्रकार हैं, अब वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। तो उन्होंने जन शिकायत की है पोर्टल पे लखनऊ के लिए। लखनऊ से हम दोनों लोग बैठे थे। लखनऊ से उनके पास फोन आया पत्रकार जी के पास, और वो इस तरह से घुमा के बात कर रहे थे कि उनकी मंशा साफ जाहिर हो रही है कि कंप्रोमाइज की ओर ज़्यादा जो है झुकाव के बात कर रहे थे, मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये थे ज्ञानेश्वर जी, जिन्होंने, जिनका परिवार आर्थिक तौर पे सक्षम था, स्वयं वो सक्षम परिवार से थे, उसके बावजूद उन्होंने समाज में जो तमाम तरह की कुरीतियाँ, कुप्रथाएँ व्याप्त थीं, उनके खिलाफ लड़ने का मन बनाया। अपने मूल्यों के साथ समझौता किए बगैर वो समाज के बीच में गए और निरंतर काम किए। और जब उन्हें जहाँ जिस भी क्षेत्र में, जिस भी मुद्दे पे काम करने का मौका मिला हो, चाहे वो महिलाओं के मुद्दों को लेकर के पुरुषों को संवेदनशील बनाना, जवाबदेह बनाने की बात हो, या फिर बाल विवाह या बाल श्रम जैसे मुद्दे हो, बांदा क्षेत्र के अंदर ज्ञानेश्वर जी लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, सामाजिक कार्यकर्ता शासन, प्रशासन और समाज के बीच की वो कड़ी रहता है जिसकी उपस्थिति किसी भी समाज की सुरक्षा की गारंटी बनती है। समाज को लगातार उसके अधिकारों के प्रति, उसके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के प्रति उसको आगाह करना, उसकी अगुवाई करना, उसको लेकर के विभिन्न मंचों में जाकर के उसके मुद्दों को रखना और समाज को आगे बढ़ाने के रास्तों को प्रशस्त करना एक सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। ज्ञानेश्वर प्रसाद जो कि बांदा के रहने वाले हैं, दलित वर्ग के कार्यकर्ता हैं, निरंतर अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके इस प्रयास में आप सब भी सहयोगी हो सकते हैं। ज्ञानेश्वर जी का मोबाइल नंबर इसके नीचे दर्ज है, आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम। अभिवादन।